हेलो बच्चों। आज हम करेंगे डिस्कस आपके साथ हमारे रिवीजन सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे चहेता चैप्टर्स बच्चों का, जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। तो इस वीडियो के अंदर पहले मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि हमारे रेशियो एनालिसिस चैप्टर में कौन कौन से अलग रेशियोज हमें निकालने पड़ते हैं, उनके बारे में सारी डिटेल समझेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों शुरू करते हैं अपना चैप्टर रेशियो एनालिसिस। तो ब्रॉडली स्पीकिंग रेशियोज जो होते हैं किसी भी कंपनी के लिए वो चार अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। तो मैं हर कैटेगरी के बारे में आपको वन बाय वन बताता चलूंगा। सबसे पहली कैटेगरी जो आती है वो होती है लिक्विडिटी रेशियोज की। लिक्विडिटी रेशियोज का काम होता है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में बताना। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारा जो रेशियो होता है वो होता है करंट रेशियो, यानी कि शॉर्ट में बच्चे इसको CR बोलते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, यानी कि जो भी कंपनी के करंट एसेट्स होते हैं उनको न्यूमरेटर में पुट करना है और जो भी कंपनी की करंट लाइबिलिटीज होती हैं उनको डिनोमिनेटर में पुट करना है और आपका एक आंसर आ जाएगा। इसका एक आइडियल रेशियो भी होता है। आइडियल रेशियो का मतलब माना जाता है जिस कंपनी का रेशियो 2:1 है, दैट मीन्स कि ये एक आइडियल करंट रेशियो फॉलो कर रही है। हाँ, ज़्यादा रेशियो होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा होना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो हायर द रेशियो बेटर इट इज़ बोल सकते हैं, परंतु बहुत ही ज़्यादा अगर रेशियो ज़्यादा हो गया तो फिर वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो आमतौर पे कंपनी का आइडियल करंट रेशियो रहना चाहिए 2:1, यानी कि 2 रुपए अगर हमें मिले तो 1 रुपए हम पे कर रहे हो शॉर्ट टर्म में, ये मतलब इसका होता है। अब बात करें कि इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, तो इसे हमेशा हमें प्योर रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। प्योर रेशियो का क्या मतलब होता है? फर्ज करते हैं आपका न्यूमरेटर है 5 और आपका डिनोमिनेटर है 2। तो आप इसको 5/2 के फॉर्म में छोड़कर नहीं आएंगे या इसको इस तरह के ऑप्शन में नहीं चुनेंगे। इसको आपको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि 2.5:1 करके ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। या अगर मान लेते हैं आपका न्यूमरेटर है 6 और आपका डिनोमिनेटर है 2, तो आप 6/2 को खाली 3 छोड़कर नहीं आएंगे, इसे प्योर फॉर्म में यानी कि 3:1 के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो करंट रेशियोज हों या लिक्विड रेशियोज हों, ये हमेशा प्योर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बात करते हैं करंट एसेट्स की, यानी कि न्यूमरेटर की। तो करंट एसेट्स के अंदर कंपनी के सारे ही प्रकार के करंट एसेट्स आ जाते हैं जो आपने ऑलरेडी चैप्टर 1 में यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी में पढ़ रखे हैं, यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट्स या इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में सिखाया था कि इन्वेंट्रीज टोटल 6 प्रकार की होती हैं। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, और उसके बाद आते थे लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स। अब क्योंकि लूज टूल्स और स्टोर्स और स्पेयर्स को हम इजीली कैश में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ नाम के ही करंट एसेट या नाम की ही इन्वेंट्री हैं, तो इसीलिए रेशो निकालने के टाइम पर हम एक्सक्लूड कर देते हैं स्टोर्स और स्पेयर्स को एंड लूज टूल्स को। तो इन्वेंट्रीज के अंदर आप इन दोनों चीजों को नहीं लेंगे, बाकी सारे करंट एसेट्स एज यूजुअल चलते रहेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स, उसके ब्रैकेट में लिखा है नेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका मतलब जब आप ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू लेंगे तो उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को सब्ट्रैक्ट जरूर कर देंगे। इसके अलावा जो आपके करंट एसेट्स हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस या अदर करंट एसेट्स, वो सब आप एज इट इज लेकर चलेंगे। तो इन सबको मिलाकर आपका न्यूमरेटर बन जाएगा। बात करें डिनोमिनेटर की, यानी करंट लाइबिलिटीज की, तो करंट लाइबिलिटी हेडिंग के अंदर आपने अलग अलग सब हेड्स जो पढ़ रखे हैं उन सबको आप जोड़ लेंगे तो आपकी करंट लाइबिलिटी आ जाएंगी, जिसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, सारी ही चीजें जुड़ जाती हैं। तो ये था हमारा पहला रेशियो। रेशियो नंबर 2 है लिक्विड रेशियो, या जिसको एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो भी कहते हैं। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो उसका फॉर्मूला भी सिंपल है, लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो इसका जो आइडियल मैच माना जाता है रेशियो का वो होता है 1:1, यानी कि कंपनी का अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो लिक्विड रेशियो के फॉर्म में तो उसको आइडियल कहा जाता है, यानी कि लिक्विड रेशियो आइडियली 1:1 होना चाहिए। हाँ, ज्यादा होना अच्छी बात है, यानी कि हायर द रेशियो बेटर इट इज, परंतु बहुत ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। बाकी इसको एक्सप्रेस जो करते हैं वो हम करते हैं प्योर फॉर्म में, यानी कि जो भी आपका फ्रैक्शन बन रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल 5/4,
तो आप इसको 1.2:1 की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात आती है क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स किसे कहते हैं। तो लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आपके जितने भी करंट एसेट्स हैं जो आपने अभी ऊपर रेशियो नंबर 1 में देखे, उनमें से 2 को हटा दें, यानी कि इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, तो आपके पास जो एसेट्स बच जाते हैं उन्हें कहते हैं लिक्विड या क्विक एसेट्स। बाकी करंट लाइबिलिटीज यानी कि डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो न्यूमरेटर में आपको क्विक एसेट्स डालना है और डिनोमिनेटर में करंट लाइबिलिटीज डालना है, तो आपका आंसर क्विक रेशियो का आ जाएगा। तो ये थे हमारे लिक्विडिटी रेशियोज जो होते हैं सिर्फ 2। अब हम बात करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज की। सॉल्वेंसी रेशियोज का काम मेनली क्या होता है, जो काम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताने का लिक्विडिटी रेशियोज का होता है, वही काम सिर्फ लॉन्ग टर्म लंबी अवधि में सॉल्वेंसी बताने का या फाइनेंशियल पोजीशन को एसेस करने का कहीं ना कहीं सॉल्वेंसी रेशियोज का होता है। और जिसमें सबसे प्रचलित और सबसे फेमस होता है डेट इक्विटी रेशियो, यानी कि हमारा पहला सॉल्वेंसी रेशियो। इसके फॉर्मूले को आप इसके नाम से ही एग्जाम में याद रखना, तो आपको बहुत आसानी होगी। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट का मतलब होता है जो हमारा उधार का पैसा है, यानी कि जिसको हम नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हैं, तो उसको आप न्यूमरेटर में पुट कर देना। तो डेट का मतलब हो गया नॉन करंट लाइबिलिटी, और इक्विटी का मतलब होता है यानी कि अपना पैसा, बिजनेस के अंदर अपना पैसा, अपना पैसे का मतलब हो गया शेयर होल्डर्स फंड, तो इसे आप डिनोमिनेटर में पुट कर देना। तो आपका सीधा सीधा डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बन जाएगा। डेट न्यूमरेटर में, इक्विटी डिनोमिनेटर में। डेट का मतलब एनसीएल, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड। बात करें इसके आइडियल मैच की, तो 2:1 डेट इक्विटी रेशियो के केस में आइडियल माना जाता है। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा रेशियो है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो किसी भी बिजनेस में आइडियली माना जाता है कि अगर आप 1 रुपए अपना लगा रहे हो तो 2 रुपए उधार के भी लगाने चाहिए, यानी कि 2:1 इज आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो। इसको एक्सप्रेस करना होता है हमें प्योर फॉर्म में ही, इसीलिए मैंने इसको 1:1 करके ही लिखा। और बात करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो न्यूमरेटर में आपको डेट यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटीज लिखनी है, तो उसके अंदर आपने चैप्टर 1 में जितनी भी नॉन करंट लाइबिलिटीज पढ़ी थी, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, वो सारे के सारे आ जाएंगे। और डिनोमिनेटर में जहां पर आपको शेयर होल्डर्स फंड चाहिए, तो शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए आप शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस मेन हेडिंग को ऐड कर लेंगे। इसके साथ साथ कुछ और फॉर्मूलेज भी हमें पता होने चाहिए बच्चों, जैसे कि शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए हम नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स और साथ ही साथ या करंट लाइबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर कर भी निकाल सकते हैं, या नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल करके भी हम शेयर होल्डर फंड को निकाल सकते हैं। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो छोटे मोटे एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी हमें साथ ही साथ अप्लाई करने को जरूरत में पड़ सकते हैं। इसके बाद दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो हमारा होता है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो का भी आप नाम से ही फॉर्मूला याद रखना, सो दैट एग्जाम में आपको अलग से कोई एफर्ट ना लगाना पड़े। टोटल एसेट्स, तो न्यूमरेटर में आप पुट कर देंगे टोटल एसेट्स टू डेट। डेट का मतलब मैंने आपको बताया था पराया पैसा, यानी कि जिसको आप नॉन करंट लाइबिलिटी भी कह सकते हो। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो जो है वो एक प्रकार से सेफ्टी मार्जिन बताता है कि लेंडर्स को कितना सेफ्टी मार्जिन है, जिन्होंने हमारी कंपनी को लोन्स दे रखा है उनके पास कितनी सेफ्टी है हमारे एसेट्स के अगेंस्ट में। इसको भी हम प्योर फॉर्म में ही डिनोट करते हैं। बात करूं न्यूमरेटर की यानी कि टोटल एसेट्स की, तो टोटल एसेट्स निकालना इज नॉट अ बिग टास्क। टोटल एसेट्स का मतलब हो गया कि अगर आप एसेट साइड का टोटल कर लो, यानी कि नॉन करंट एसेट्स को जोड़ लो, उसके अंदर जितने भी आ गए, अपने सारे करंट एसेट्स को जोड़ लो, उसके अंदर जितने भी आ गए, तो ऑटोमेटिकली आपका टोटल एसेट बन जाएगा। तो टोटल एसेट्स इज नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। इसको निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है टोटल एसेट्स को, अगर हम लाइबिलिटी साइड्स को जोड़ लें तो उसमें हमारा शेयर होल्डर फंड जुड़ जाएगा, उसमें हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी जुड़ जाएगी और उसमें हमारी करंट लाइबिलिटी जुड़ जाएगी। तो हम टोटल एसेट्स को शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी करके भी निकाल सकते हैं। बात करूं डिनोमिनेटर की यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी की, डेट की, तो डेट हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था।
नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपने जो चैप्टर 1 में पढ़ रखी हैं हेडिंग्स, उन्हीं को ऐड कर लीजिए, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। फिर आते हैं जी इसके बाद नंबर 3, यानी कि हमारे सॉल्वेंसी रेशियो में तीसरा होता है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब है कि हमारा अपना पैसा कितना लगा हुआ है अगेंस्ट हमारे टोटल एसेट्स। यानी कि अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो न्यूमरेटर में हमें लिखना है शेयर होल्डर्स फंड और उसको डिवाइड कर देना है टोटल एसेट्स से। तो जितने भी हमारे टोटल एसेट्स हैं उनमें से ये निकाला जा रहा है कि शेयर होल्डर का फंड कितना है। तो यही बात इसके रेशियो के सिग्निफिकेंस में है कि ये रेशियो बताता है कि टोटल एसेट्स में से प्रोप्राइटर ने कितना फाइनेंस कर रखा है, यानी कि अपना पैसा कितना लगा हुआ है। बाकी हायर द रेशियो बेटर इट इज, ऐसा हम कह सकते हैं। जितना ज़्यादा ये रेशियो रहेगा उतनी ही अच्छी बात होती है। और इसको हम प्योर रेशियो के फॉर्म में ही प्रेजेंट करते हैं, यानी 1:1 के फॉर्म में। हाँ, इसमें आपके पास थोड़ी सी छूट है, आप चाहो तो इसको प्रतिशत के टर्म्स में भी, यानी इनटू 100 करके परसेंटेज टर्म में भी बता सकते हो। बाकी इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात करें तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। न्यूमरेटर में हमें शेयर होल्डर्स फंड लिखना है। शेयर होल्डर फंड चैप्टर 1 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व और सरप्लस आ जाते हैं। और डिनोमिनेटर के अंदर हमें टोटल एसेट्स पुट करने हैं, और टोटल एसेट्स हमने अभी अभी ऊपर भी पढ़ा था। एसेट साइड को जोड़ के भी आप टोटल एसेट्स निकाल सकते हो, यानी करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, और लाइबिलिटी साइड को जोड़ के भी आप टोटल एसेट्स निकाल सकते हो, यानी कि शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। तो दोनों तरीकों से आपका टोटल एसेट्स आ सकता है। इसके बाद चौथा और आखिरी सॉल्वेंसी रेशियो होता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास कितना मुनाफा है जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। यानी कि इंटरेस्ट मान लेते हैं 10 रुपए देना है और उसके अगेंस्ट हमारे पास मुनाफा है 50 रुपए का, तो हम कह सकते हैं हमारी 5 गुना ज्यादा कवरेज है। तो इस रेशियो में न्यूमरेटर में आपको लिखना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले का जो प्रॉफिट है आपका, और उसको डिवाइड कर देना है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट से। तो यही इसमें लिखा है कि ये रेशियो क्या बताता है कि कितने गुना आप कवर करके बैठे हुए हो, आपके प्रॉफिट्स कितने ज़्यादा आपके पास अवेलेबल हैं अगेंस्ट योर इंटरेस्ट पेमेंट्स। और जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा उतनी ही अच्छी बात है। तो हायर द रेशियो बेटर इट इज़। बाकी इसको हम डिनोट करते हैं टाइम्स में। तो फॉर एग्जाम्पल आपके न्यूमरेटर में लिखा है 10, आपके डिनोमिनेटर में लिखा है 2, तो आपका आंसर अब प्योर फॉर्म में नहीं आएगा, आप कहेंगे 5 गुना, यानी कि हमारी कवरेज जो है वो 5 गुना है। इसमें बात करें डिनोमिनेटर की तो उसका तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। हमें सिंपली अपने लॉन्ग टर्म डेट्स पर, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। और बात करें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब होता है कि अगर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो हम उसमें टैक्स की फिगर को और इंटरेस्ट की फिगर को ऐड बैक कर देते हैं, ताकि हमें ये पता लग जाए कि टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले हमारा क्या प्रॉफिट रहा होगा। तो न्यूमरेटर आ जाएगा ऐसे। तो ये थे हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज। इसके बाद बिजनेस की एक्टिविटी के बारे में पता लगाने के लिए कि बिजनेस में कामकाज कैसा चल रहा है, हम कैलकुलेट करते हैं तीसरी वैरायटी के रेशियोज, जिनका नाम है टर्नओवर रेशियोज, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के टर्नओवर रेशियोज के बारे में बताया जाएगा। नंबर 1, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि हमारी इन्वेंट्री कितनी फास्ट मूव हो रही है, यानी कि जो हमारा स्टॉक होता है उसको हम कितनी जल्दी जल्दी बेच पा रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसे आप न्यूमरेटर में लिखोगे, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, जिसे आप डिनोमिनेटर में लिखोगे। बात करें इसके प्रेजेंटेशन की, तो जितने भी टर्नओवर रेशियोज होंगे और जो आगे भी आएंगे वो हमेशा टाइम्स की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किए जाएंगे, यानी कि कितने गुना, इस हिसाब से ही रेशियो का प्रेजेंटेशन चलेगा। अब न्यूमरेटर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसको बेसिकली हम COGS के नाम से भी जानते थे बचपन में, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या जिसको आप नेट सेल्स कहते हो, उसमें से आप ग्रॉस प्रॉफिट अगर माइनस कर देंगे तो आपको अपना आंसर पता लग जाएगा। और या फिर इसको निकालने के लिए आप दूसरा फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आप ओपनिंग इन्वेंट्री और अपने नेट परचेजेस को जोड़कर, और अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो उन्हें भी जोड़कर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को घटा सकते हो।
तो आपके पास COGS का आंसर आ जाएगा। तो न्यूमरेटर निकालने का आपके पास है ये दो तरीके। और बाकी बात करें डिनोमिनेटर की यानी एवरेज इन्वेंट्री की, तो एवरेज इन्वेंट्री इज वेरी सिंपल फॉर्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ये होता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अगला टर्नओवर रेशो होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का मतलब ये है कि हम कितनी जल्दी या कितनी एफिशिएंटली अपने डेटर से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। तो हायर द रेशो बेटर इट इज, जितना ज्यादा रेशो होगा उतनी अच्छी बात मानी जाती है। तो इसके न्यूमरेटर में हमें अपनी क्रेडिट सेल्स को लिखना है यानी क्रेडिट RFO को, और डिनोमिनेटर में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स को लिखना है। तो फॉर्मूला बन गया क्रेडिट RFO डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो इसमें कोई भी चीज आपको ज्यादा बताने योग्य नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स आप जानते हैं डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के जोड़ को कहते हैं। एक चीज इसमें बस आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जब हम ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करते हैं तो उन ट्रेड रिसीवेबल्स में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डिडक्ट नहीं करना होता है, यानी कि ये ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं ये ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं। अब इसको मैं लिंक कर देता हूं आपके करंट रेशियो वाले पॉइंट से फटाफट ऊपर जाकर, क्योंकि जब करंट रेशियो में आपको करंट एसेट्स के बारे में बताया था उस समय बताया था कि जब हम वहां पर ट्रेड रिसीवेबल्स लेते हैं, मैं हाथ का निशान बना रहा हूं, तब वहां पर ट्रेड रिसीवेबल्स को लेते समय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करना पड़ता है। लेकिन जब हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की बात कर रहे हैं और यहां पर हमें ट्रेड रिसीवेबल्स को लेना होता है तो यहां पर हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस नहीं करना होता है। छोटी सी माइन्यूट पॉइंट का ध्यान रखना। बाकी डिनोमिनेटर में आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लिखना है, वो सिंपली निकल जाएगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। और क्रेडिट RFO यानी कि न्यूमरेटर निकालने के लिए आपको सिंपली जो भी आपकी सेल्स दे रखी होंगी उसमें से कैश सेल्स को आप हटा दीजिएगा तो आपके पास क्रेडिट सेल्स बच जाएंगी। तीसरा हमारा टर्नओवर रेशियो होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। जो काम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो करता है वही काम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी करता है, लेकिन ट्रेड पेबल्स की टर्म्स में, यानी कि वो काम क्रेडिट सेल की बजाय न्यूमरेटर में क्रेडिट परचेज लिखकर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की जगह एवरेज ट्रेड पेबल लिखकर हो जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसमें दोनों बहुत ही सिंपल हैं। क्रेडिट परचेज का मतलब है जो भी आपने गुड्स खरीदे हैं उनमें से अगर आप कैश परचेज माइनस कर दोगे तो आपकी क्रेडिट परचेजेस बच जाएंगी। और एवरेज ट्रेड पेबल निकालने भी वेरी सिंपल है, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये सिंपल फॉर्मूला था। इसके अलावा चौथा टर्नओवर रेशियो होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है वो ये बताता है कि हमने कितनी गुना वर्किंग कैपिटल अपने बिजनेस को कैरी करने के लिए लगा रखी है। कहा जा सकता है हायर द रेशियो बेटर इट इज, इसका मतलब हमारा वर्किंग कैपिटल अच्छा चल रहा है। तो इसमें हम सेल्स यानी RFO को न्यूमरेटर में पुट करते हैं और अपने वर्किंग कैपिटल को डिनोमिनेटर में पुट करते हैं। तो अब न्यूमरेटर यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को तो कोई फॉर्मूला सिखाने की बात नहीं है, वो तो सिंपली सेल्स हो गई। बाकी डिनोमिनेटर वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो सिंपली आप अपने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को भी निकाल सकते हो। अब करते हैं आखिरी और चौथी तरह की वैरायटी यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, जिनका काम ही होता है कंपनी की सही प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताना। तो इसमें आपको 5 अलग अलग वैरायटी के रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के अंदर अगर हम बात करें न्यूमरेटर की तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट को आप न्यूमरेटर में पुट करते हो और अपनी सेल्स को यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को डिनोमिनेटर में पुट करते हो। और क्योंकि सारे ही प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज परसेंटेज में डिनोट किए जाते हैं यानी परसेंटेज फॉर्म में इनको हम प्रेजेंट करते हैं जैसा कि आप देख रहे हो सारे के सारे, तो इसीलिए इनके फॉर्मूलों में आपको इनटू 100 होता हुआ नजर आ रहा होता है। तो पांचों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को हम परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनके फॉर्मूलों में आपको इनटू 100 नजर आ रहा है। अब बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या बताता है। ग्रॉस प्रॉफिट ये बताता है कि हमारा सेल करने पर कितना ग्रॉस प्रॉफिट होता है। जाहिर सी बात है जितना ज्यादा रेशियो होगा उतनी ही अच्छी बात होगी। ग्रॉस प्रॉफिट को आप कैसे निकाल सकते हो? ग्रॉस प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस COGS, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं तो आपने बचपन में ट्रेडिंग अकाउंट भी अगर बनाया था क्लास 11th के अंदर तो आप एक छोटा सा रफ में ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रिपेयर करके
जल्दी से अपने ग्रॉस प्रॉफिट को भी निकाल सकते हैं। बाकी डिनोमिनेटर में जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो एक सिंपल सी सेल्स है, वो आपको डायरेक्टली गिवन होगी। इसी तरह दूसरा रेशियो हमारा होता है ऑपरेटिंग रेशियो। इस रेशियो के बारे में मैं आपको एक खास बात बताने वाला हूं स्टार। पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, नीचे वाला देखना पहले, ऑपरेटिंग कॉस्ट न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में सेल्स RFO इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट किसे कहते हैं, थोड़ा सा फोकस करना। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है जो भी हमारा COGS है और जो भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, हम उन्हें जोड़ देते हैं। तो इसीलिए जो पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय RFO इनटू 100। तो शॉर्टेस्ट फॉर्मूला इसका याद रखने के लिए आपका बन गया ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय RFO इनटू 100। तो ये बेसिकली बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बताता है, क्योंकि इसमें हमने अपने मोटे मोटे सारे खर्चे जोड़ लिए हैं। अगर आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखो कि हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आती है, बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा क्या आ रहा है ओवर सेल्स। तो इसमें जो आपको ये एक बात का ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ये अकेला एक लौता ऐसा रेशियो है जिसके बारे में हम ये इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं कि लोअर द रेशियो बेटर इट इज, क्योंकि ये अकेला एक ऐसा रेशियो है जो खर्चे को डिनोट करता है। बाकी सब रेशियो में हम एक लाइन पेल सकते हैं मजे से कि हायर द रेशियो बेटर इट इज, हायर द रेशियो बेटर इट इज, हायर द रेशियो बेटर इट इज। लेकिन वो जोशबाजी ऑपरेटिंग रेशियो में मत चलाना, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो होता है खर्चे का रेशियो। तो इसमें आपको लिखना या सोचना पड़ेगा लोअर द रेशियो बेटर इट इज, इसी बात का ध्यान रखना। बाकी बात करें COGS कैसे निकालते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, तो इसीलिए उसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करता। COGS हम जानते हैं निकालना, उसको अलग अलग फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो भी हमारे एक सिंपल कुछ ऐसे खर्चे जिन्हें हम P&L अकाउंट में लिखते हैं, जो बिजनेस के ऑपरेशन से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन या कुछ और हमारे खर्चे, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसके बाद तीसरा तरह का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो होता है वो भी सेम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की तरह ही काम कर रहा होता है। न्यूमरेटर में रखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट और डिनोमिनेटर में रखते हैं सेल्स यानी RFO। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका काम है, ये भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बताने के काम आता है। सिर्फ और सिर्फ आपका एक काम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सही निकालना, यानी न्यूमरेटर को सही निकालना। तो इसको निकालने के यहाँ पर दो तरीके अपनाए जा सकते हैं। नंबर 1, हम अपने नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को ऐड बैक कर दें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को घटा दें यानी माइनस कर दें, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ सकता है। या अगर आपको दूसरा फॉर्मूला इख्तियार करना है तो आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट में अदर ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ दें और अदर ऑपरेटिंग खर्चों को घटा दें, तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पता लग जाता है। बाकी नॉलेज पर्पज से आपको ये पता होना चाहिए बिजनेस के लिए नॉन ऑपरेटिंग खर्चे कौन से होते हैं जो बिजनेस की मेन ऑपरेशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, जैसे इंटरेस्ट हमने लोन्स पर दिया या हमारा फिक्स्ड एसेट बेचने पर नुकसान हो गया एटसेट्रा। इसी तरह आपको पता होने चाहिए बिजनेस की कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एसेट बेचकर मुझे मुनाफा हो गया, ये मेरे मेन बिजनेस की एक्टिविटी से संबंधित नहीं है, या मेरे को लॉटरी इनकम लग गई या मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो इन सब चीजों को हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। चौथा तरह का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है नेट प्रॉफिट रेशियो। ये भी हमारे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की तरह ही काम कर रहा होता है। न्यूमरेटर में हम लिखते हैं अपना नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली आफ्टर टैक्स यानी कि सब कुछ देने के बाद, और डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम अपनी सेल्स। तो इसका काम बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी बताने का है, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिल्कुल लास्ट में निकाला जाता है कंपनी का, तो जितना ज़्यादा ये आएगा उतनी ही अच्छी बात होगी। तो हम तो चाहते हैं हमारा नेट प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आए। बाकी नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने बचपन में P&L अकाउंट बनाया था, आप चाहो तो वो बनाकर भी अपने नेट प्रॉफिट को निकाल सकते हो। बाकी सिंपल फॉर्मूले की अगर बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम जोड़ लो और जितने भी खर्चे हैं या टैक्स वगैरह हैं उन्हें आप माइनस कर दोगे, तो आपके पास नेट प्रॉफिट बच जाएगा आफ्टर टैक्स वाला। अगर मैं यहाँ तक आपको चारों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में एक चीज कॉमन दिखाऊं तो बड़े गौर से नोटिस करना, हर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का डिनोमिनेटर सेम है। तो आपको याद रखने के लिए भी आसान, तो जीपी रेशियो निकालेंगे तो जीपी अपॉन RFO, ऑपरेटिंग रेशियो निकालेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। एक और मजेदार पॉइंट, ऑपरेटिंग रेशियो यानी कि इस नंबर 2 वाले का आंसर जो होता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो यानी कि इस 3 वाले का आंसर जो होता है, जब हम इन दोनों आंसरों को ऐड करते हैं, यानी ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को जब भी जोड़ा जाएगा, तो अगर ये निकलेगा 15% तो वो निकलेगा 85%, वो निकलेगा 20% तो वो निकलेगा 80%, वो निकलेगा 30% तो वो निकलेगा 70%। यानी कि 2 और 3 को जोड़कर हमेशा आएगा 100%। तो ये पॉइंट भी आपके एमसीक्यू के लिए हो गया इंपॉर्टेंट। और लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है आरओआई, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आप कितना पूंजी लगाते हो उस पर आपको कितना रिटर्न मिलता है। तो इसका जो न्यूमरेटर है वो भी बड़े ध्यान से लिखना है। न्यूमरेटर होता है इसका नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, यानी कि टैक्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड को पे करने से पहले आपके पास मोटा मोटा प्रॉफिट क्या है। और डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल मतलब होता है कितनी पूंजी हमने बिजनेस में लगाई है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं, आप सिंपल अपना पैसा ले लो यानी शेयर होल्डर फंड ले लो, और पराया पैसा ले लो यानी नॉन करंट लायबिलिटी ले लो। तो जब भी आप शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को जोड़ लेंगे तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता लग जाएगी। तो ये तो हो गया डिनोमिनेटर। बात करें न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर इज सिंपल, बेसिकली आपको अपने प्रॉफिट्स लेने हैं, लेकिन उस प्रॉफिट्स में टैक्स को पे नहीं करना, डिविडेंड को पे नहीं करना, इंटरेस्ट को पे नहीं करना, इन तीनों को पे करने से पहले वाले प्रॉफिट्स लेने हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है जिसका हम सबको ध्यान रखना है, वो ये कि अगर हमारे पास कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम कंसिडर नहीं करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में, और उस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से अगर हमें कोई इंटरेस्ट मिला है तो उसे भी हम कंसिडर नहीं करते हैं अपने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड में। तो एक छोटा सा पॉइंट था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपके टीचर्स ने इस पर बेस्ड एक इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन भी करवाया होगा। तो ये था बच्चों हमारे पूरे के पूरे 15 तरह के रेशोज का फुल फॉर्मूला या कॉन्सेप्चुअल रीकैप। तो ध्यान रखना, ये आपको किताब में भी आपके दे रखे हैं। तो एग्जाम के लिए हर तरह के फॉर्मूले का आपको, हर तरह के रेशो का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, उसे किस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं वो पता होना चाहिए। एक चीज मैंने आपको रटवा दी कि हर रेशो में आप ये लिख सकते हो हायर द रेशो बेटर इट इज, लेकिन सिर्फ एक में लिखना है लोअर द रेशो बेटर इट इज, वो था ऑपरेटिंग रेशो, क्योंकि वो खर्चे का रेशो था। तो ये थे हमारे कुल मिलाकर 4 मेन कैटेगरीज और टोटल इन ऑल 15 तरह के रेशियोज। चलिए जी, तो अब बच्चों आपके साथ डिस्कस करेंगे हम अपने रेशियोज के कुछ क्वेश्चंस। कॉन्सेप्चुअल रिवीजन हमने कर लिया था, आप चाहें तो अपना कॉन्सेप्ट या अपनी किताब सामने खोल के रख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। क्वेश्चंस देखते हैं, कोशिश करें मेरे साथ साथ ही सॉल्व करने का, अपना आंसर अपने मन में अपने किसी रजिस्टर में लिखना मेरे करने से पहले, और बाकी हम भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय, हमने डिस्कस करा था अभी। मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी निकालने के लिए हम कौन सा रेशियो लगाते हैं। तो करंट रेशियो नहीं लगाते, क्विक रेशियो नहीं लगाते, क्योंकि ये तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए लगाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी पता लगानी हो तो नेट प्रॉफिट रेशियो लगाएंगे। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए हमने कौन सा पढ़ा था, डेट इक्विटी रेशियो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो पेटेंट्स और कॉपीराइट्स जो होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लिक्विड एसेट्स ये नहीं है, करंट एसेट्स ये नहीं है, तो सब जानते हैं ये क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ए ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग ए डिक्रीज इन डेट इक्विटी रेशियो एंड इंक्रीज इन करंट रेशियो इज, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब हमको सोचना पड़ेगा, कह रहा है कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे डेट इक्विटी रेशियो तो कम हो जाए। तो पहले हम डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या सिखाया था, नाम से ही फॉर्मूला याद रखना है, डेट इक्विटी, तो न्यूमरेटर में डेट लिखना है, डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। इक्विटी, इक्विटी का मतलब था अपना पैसा, यानी डिनोमिनेटर में शेयर होल्डर फंड लिखना है। तो ये फॉर्मूला होता है डेट इक्विटी रेशियो का।
और करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है, इधर लिख लेते हैं, करंट एसेट्स न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज डिनोमिनेटर में। तो हमको कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन उसको ढूंढ के बतानी है नीचे दी हुई में से जिनसे हमारे डेट इक्विटी रेशियो का आंसर कम हो जाए और करंट रेशियो का आंसर बढ़ जाए। लेट्स चेक इट आउट कि कौन सा होगा। ए में कह रहा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर कैश। हम अपने प्रेफरेंस शेयर्स को पैसे दे देते हैं। तो देखो बच्चों, जब भी रिडम्पशन का नाम लिया जाए, रिडम्पशन का मतलब होता है रीपे करना। रीपे करने का मतलब होता है कि आपकी करंट लायबिलिटी कम हो गई है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज आप रीपे कर रहे हो दैट मीन्स आप अपनी लायबिलिटी, और वो भी आज रीपे कर रहे हो तो आज करंट लायबिलिटी ही होगी, उसको आप खत्म कर रहे हो। और फॉर कैश का मतलब हो गया कि आपने अपने पैसे दे दिए, तो आपके करंट एसेट्स भी कम हो गए। अब अगर आप ध्यान से देखो कि करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स दोनों कम हो रहे हैं इस ट्रांजैक्शन से, तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट तो डेट इक्विटी रेशियो पर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो के अंदर तो नॉन करंट लायबिलिटी आती है और शेयर होल्डर फंड आता है। और जबकि मैं यहाँ कह रहा हूँ करंट लायबिलिटी कम हो रही है और करंट एसेट कम हो रहे हैं, तो ए आंसर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए की वजह से डेट इक्विटी रेशियो पर तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो ए को छोड़ दो। बी, इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को इशू करने का मतलब होता है बच्चों कि हमारी नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि हम एक लंबी अवधि का लोन ले रहे हैं अगेंस्ट द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, और हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को बदले में खरीद रहे हैं और डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स खरीदने का मतलब हो गया हमारे नॉन करंट एसेट्स भी बढ़ गए, क्योंकि हमने फिक्स्ड एसेट्स को खरीदा। तो नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ना और हमारे नॉन करंट एसेट बढ़ने कि अगर इस बी ऑप्शन को आप लिंक करो कि क्या इसका इफेक्ट करंट रेशियो पर कुछ पड़ेगा, तो आंसर है नो, क्योंकि करंट रेशियो में हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का उपयोग होता है, जबकि हम यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, तो इससे कोई भी प्रभाव हमारे करंट रेशियो पर नहीं पड़ेगा, तो बी आंसर भी नहीं होगा, इसको भी हटा देते हैं। सी, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो डिबेंचर्स इशू करने का मतलब है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ गई, और फॉर कैश इसका मतलब हमने लोगों से पैसे भी लिए हैं, तो हमारा कैश बढ़ गया, यानी करंट एसेट भी बढ़ गया। तो बड़े ध्यान से मेरे बच्चों, करंट एसेट्स बढ़ने से आपके करंट रेशियो का न्यूमरेटर बढ़ गया, तो करंट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि करंट एसेट्स बढ़ने से आपके करंट रेशियो का न्यूमरेटर इंक्रीज हो गया। मेरी बात को ध्यान से सुनना, किसी भी फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर बढ़ता है तो आंसर बढ़ जाता है। तो करंट रेशियो का न्यूमरेटर है करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स बढ़ने से करंट रेशियो बढ़ जाएगा, इतना ठीक हो गया। लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ने से मेरे डेट इक्विटी रेशियो का भी न्यूमरेटर बढ़ गया, तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो भी बढ़ जाएगा। तो सी पॉइंट की वजह से मेरा करंट रेशियो भी बढ़ रहा है और मेरा डेट इक्विटी रेशियो भी बढ़ रहा है, जबकि क्वेश्चन कह रहा था ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जिससे डेट इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए और करंट रेशियो बढ़ना चाहिए। तो सी आंसर पार्शली तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है, तो सी को भी हम छोड़ देते हैं। तो ऑटोमेटिकली आंसर तो बन गया डी, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो हमारा शेयर होल्डर फंड बढ़ता है, और फॉर कैश का मतलब है हमारे पास पैसे आए, तो हमारा करंट एसेट्स भी बढ़ जाता है। अब करंट एसेट्स के बढ़ने से हमारे करंट रेशियो का न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, तो हम कह सकते हैं करंट रेशियो विल इंक्रीज। और शेयर होल्डर फंड बढ़ने से हमारे नॉन करंट डेट इक्विटी रेशियो का डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, और जब भी किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बढ़ता है तो हम कह सकते हैं आंसर विल डिक्रीज। तो शेयर होल्डर फंड के बढ़ने से हमारा नॉन करंट हमारे डेट इक्विटी रेशियो डिक्रीज हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन एक ऐसा है, एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिससे ऑटोमेटिकली आपका डेट इक्विटी रेशियो कम और करंट रेशियो बढ़ रहा है। तो ये आंसर हो गया डी। परफेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 तो बच्चे बता ही देंगे। आइडियल लिक्विड रेशियो, तो हमने सेकंड वाला जो रिवाइज करा था वो आइडियल लिक्विड रेशियो कितना था प्योर फॉर्म में 1:1। उसके बाद नंबर 5, प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन। तो प्रोप्राइटरी रेशियो मैंने आपको फॉर्मूला
रिवाइज करवाया था कि ये टोटल एसेट्स में कितनी पूंजी अपनी लगी हुई है ये बताता है। तो इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर फंड्स एंड, क्या बच गया एंड के बाद, टोटल एसेट्स, यानी कि ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी जो हमने सेल करके पैसा कमाया, प्लस अदर इनकम जो हमने अदर एक्टिविटियों से पैसा कमाया। तो सेल करके पैसा कमाया और अदर एक्टिविटियों से पैसा कमाया, कह रहे हैं इनको जोड़ दो, इज इक्वल टू। तो ये आपने चैप्टर 1 में वैसे पढ़ रखा है जब आपने स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाया था। तो RFO होता है नंबर 1, अदर इनकम होता है नंबर 2, तो 1 और 2 को जोड़कर आता है टोटल रेवेन्यू, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद नंबर 7 फिर से इजी, आइडियल क्विक रेशियो। तो भैया क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो सेम ही होते हैं, तो आइडियल क्विक रेशियो भी सही आंसर हो गया 1:1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एन एनालिसिस इन विच फर्म्स रेशियो values are compared to those of a key competitor or group of competitors primarily to identify areas for improvement is called। कह रहे एक गतिविधि होती है जिसमें हम अपने रेशियो को एनालाइज करते हैं अपने कॉम्पिटिटर या ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिटर के रेशियोज के साथ, और मेनली इसलिए करते हैं ताकि हम अपने आप को बेहतर बना सकें। तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, तुक्के मारोगे, मुझे पता है। तो उसे कहते हैं बच्चों बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का मतलब ही ये होता है कि एक स्टैंडर्ड सेट है, मान लेते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं जिनका स्टैंडर्ड सेट है, और हम चाहते हैं हम और इम्प्रूव हो, तो हम अपने रेशियो को उनके रेशियो के साथ कंपेयर करते हैं। तो इस प्रक्रिया को बेंचमार्किंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, आइडियल करंट रेशियो इज, सबसे पहला रेशियो था, आई होप सबको याद होगा। तो आइडियल करंट रेशियो था 2:1। तो ये तो सिंपल, सबको याद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द मेन पर्पज ऑफ एक्टिविटी रेशियो। तीसरी वैरायटी के जो रेशियो थे, एक्टिविटी, बिजनेस में गतिविधियां कैसी चल रही हैं, एक्टिविटी कैसी चल रही है, उसका मेन पर्पज क्या होता है? टू नो द सॉल्वेंसी, नहीं, उसके लिए सॉल्वेंसी रेशियो है। टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, नहीं, उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। टू नो द इफेक्टिवली, हाउ इफेक्टिवली द रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड, कि हमारे रिसोर्सेज को हम कितना इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि गतिविधियां कैसी चल रही हैं ये इसी बात से पता चलेगा कि आप अपने रिसोर्सेज को कितना इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हो। तो गतिविधि का पता इसी से चल जाएगा। नंबर 11, लो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स। हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो लो है, तो मैंने कहा था हायर होगा तो बेटर होता है। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या था कि आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी है सेल्स के हिसाब से, है ना। बिजनेस में वर्किंग कैपिटल क्या चल रही है, कामकाजी पूंजी क्या चल रही है, वो बहुत कह रहा है लो है। तो ये क्या इंडिकेट कर रही है? It indicates A, underutilization of working capital, B, overutilization of working capital, C, there is no working capital, D, no use of working capital। तो आप बता सकते हो आंसर, मुझे पता है आपका दिमाग भी सही चल रहा होगा और मुझे लगता है आपने सही ही सोचा है। लो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का मतलब हो गया अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, हमारी अपनी कैपिटल वर्किंग कैपिटल का हम इस्तेमाल कम कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, डैश रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड RFO। तो नेट प्रॉफिट और RFO के बीच में रिश्ता बताने वाला रेशियो कौन सा है? वेरी सिंपल आंसर, बच्चे को पता होगा, नेट प्रॉफिट रेशियो, क्योंकि उसका फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय RFO इनटू 100। सही। क्वेश्चन नंबर 13, अकाउंटिंग रेशियो इज, अकाउंटिंग रेशियो क्या है या इज पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन कैश ट्रांजैक्शन ओनली, ये तो नहीं होता। बी, इट इज अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स, कह रहा है ये एक अर्थमेटिकल रिलेशनशिप है, हाँ, क्योंकि हम इसमें एक रेशियो निकाल रहे हैं, है ना। और कह रहा है दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में, तो ये भी सही है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो होते हैं वो सारे अकाउंटिंग वेरिएबल ही है। कभी सेल होगी, कभी डेट होगा, कभी शेयर होल्डर फंड होगा, कभी टोटल एसेट होगा, कभी कुछ होगा। तो इसका मतलब रेशियो जो है वो अर्थमेटिक रिलेशनशिप ही है
दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में। सही कह रहे हैं। चलो 14 बताओगे? हाँ सर बता देंगे। वेरी सिंपल। करंट एसेट्स इंक्लूड ओनली दोज एसेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन। तो नॉर्मल जिंदगी में करंट एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं कितने समय में? विद इन। तो वेरी गुड, सबको ही पता होगा, मुझे पता है ये, विद इन 1 ईयर। सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कह रहा है कि इनमें से क्या नहीं हमें चाहिए जब हम COGS की कैलकुलेशन करते हैं या गणना करते हैं। तो COGS के फॉर्मूले में आपको पता ही होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री का इस्तेमाल किया जाता है ना, ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें नहीं चाहिए वैसे। नेट परचेजेस C ये भी हमें चाहिए क्योंकि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये फॉर्मूला था। तो हमें A, C और D की तो आवश्यकता है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कोई भी यूज नहीं होता COGS निकालने के लिए। तो सही आंसर बन गया ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपको होमवर्क दे देते हैं, 17 आपको होमवर्क दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। 18 में कह रहा है एज्यूमिंग दैट करंट रेशियो इज 2:1। कह रहा है एज्यूम कर लो करंट रेशियो 2:1 है। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं हमारे करंट एसेट्स हैं 2 लाख रुपए के, और हम मान लेते हैं हमारी करंट लायबिलिटीज हैं 1 लाख रुपए की। फिर वो आगे कह रहा है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट वुड। तो लेट अस एज्यूम कि हमने 50,000 रुपए के गुड्स क्रेडिट पर परचेज कर लिए। अब गुड्स क्रेडिट पर परचेज करने का मतलब है, आप इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन अगर सोचो कि हमने गुड्स खरीदे तो हमारे स्टॉक की वैल्यू में 50,000 रुपए की वृद्धि हो जाएगी, या करंट एसेट्स में हम कह सकते हैं टेक्निकली 50,000 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। और हमने क्योंकि उधार में खरीदे यानी क्रेडिटर से खरीदे, तो हमारी करंट लायबिलिटी या क्रेडिटर्स के रूपी ट्रेड पेबल नामक लायबिलिटी उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। तो अगर मैं 50,000 रुपए करंट एसेट्स में बढ़ा देता हूं, तो अब मेरे नए करंट एसेट्स लाल वाले हटाकर हरे रंग से लिख देता हूं 2.5 लाख रुपए, 50,000 बढ़ गए। और इसी तरह मेरी करंट लायबिलिटी लाख रुपए से बढ़ाकर 50,000 अब लिख लेता हूं 1.5 लाख रुपए। तो ऐसा होते ही अगर मैं अब अपना नया करंट रेशियो निकालूंगा रिवाइज्ड फिगर्स के साथ, तो न्यूमरेटर में आएगा 2.5 लाख, डिनोमिनेटर में आएगा 1.5 लाख। तो मेरा आंसर जो अब निकलेगा वो 1.666 समथिंग इज टू 1 करके कुछ भी निकलेगा, यानी 5/3 निकलेगा। तो 5/3 या 1.666 इज टू 1 का मतलब है कि पहले जो मेरा रेशियो 2:1 था, इस ट्रांजैक्शन की बाद वो 1.666 रह गया या हो गया, यानी कि मेरा करंट रेशियो डिक्रीज हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन बन गया ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, इफ द डेट इक्विटी रेशियो एक्सीड्स डैश इट इंडिकेट्स रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन। कह रहा है डेट इक्विटी रेशियो अगर क्या एक्सीड कर जाए तो हम मानते हैं कि रिस्की फाइनेंशियल सिचुएशन है। तो डेट इक्विटी रेशियो आइडल क्या बताया था, बस उससे ज्यादा एक्सीड करेगा तो इसका मतलब रिस्क हो जाएगा 2:1। तो डेट इक्विटी रेशियो जो आइडल था वो था 2:1, उससे जितना ज्यादा होता रहेगा तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर उतना बढ़ता रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 दे देते हैं आपको होमवर्क, ठीक है। तो ये तो थे जी सिंपल MCQ। अब करेंगे कुछ रीजन एसर्शन क्वेश्चन। तो लेट्स सी कि क्या हम ये समझ के सही कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट कॉस्ट प्राइस विल नॉट इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हमने गुड्स बेचे और कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिए, मतलब 100 रुपए के थे 100 रुपए में बेच दिए। तो कह रहा है इससे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं बढ़ेगा। ट्रू, सही बात है बच्चों।
क्योंकि 100 का माल 100 में बेच दिया तो इससे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पे तो कोई फर्क वैसे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपका कुछ मुनाफा जब हुआ ही नहीं तो इससे तो कुछ नहीं होगा। कह रहा है रीजन, बिकॉज इस बात का रीजन कह रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल इंक्रीज बट क्लोजिंग इन्वेंट्री विल डिक्रीज विद द सेम अमाउंट। कह रहा है क्योंकि आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो बढ़ेगा, यानी सेल तो बढ़ेगी वैल्यू वाइज, लेकिन सेम अमाउंट से आपका क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा क्योंकि उतने डब्बे आपने बेच दिए। तो बिल्कुल सही कह रहा है बेसिकली, क्योंकि हमने अगर 100 रुपए के डब्बे बेचे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो कम हो गई 100 रुपए से, और 100 रुपए के ही बेचे बेचे भी 100 में ही, मुनाफा तो कुछ है नहीं, तो सेल भी बढ़ जाएगी सेम वैल्यू से। तो सही कह रहा है वो सारी बातें, यानी कि बिल्कुल सही बन गई इसमें तो कहानी। ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, असर्शन में क्या कह रहा है, इफ करंट रेशियो इज 2:1, कह रहा है करंट रेशियो अगर 2:1 है, ठीक है, द करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन करंट ईयर विल इंक्रीज द करंट रेशियो। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। करंट मैच्योरिटी रिडीम होने का मतलब है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि रिडम्पशन का मतलब होता है आप अपनी एक करंट लायबिलिटी पे कर रहे हैं। तो जैसे ही आप अपनी करंट लायबिलिटी, मैं मान लेता हूं 50,000 रुपए की, अगर आप पे करेंगे तो आपका कैश भी कम हो जाएगा क्योंकि आपने पे कर दिया। तो इस ट्रांजैक्शन से मैं कह सकता हूं कि मेरी करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी और मेरा कैश यानी कि मेरा करंट एसेट भी कम हो जाएगा। तो अगर ओरिजिनली हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज 2 लाख और 1 लाख थे, क्योंकि उसने हमें रेशियो 2:1 दे रखा है, तो अगर ओरिजिनली मेरे करंट रेशियो करंट एसेट्स 2 लाख और 1 लाख थे और मैंने करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट को रिडीम कर दिया, यानी कि मेरी करंट लायबिलिटी भी कम हो गई और मेरा करंट एसेट भी कम हो गया, तो मेरे करंट एसेट्स 2 लाख से कम होकर हो जाएंगे सिर्फ 1.5 लाख और मेरी करंट लायबिलिटी 1 लाख से कम होकर रह जाएगी सिर्फ 50,000। तो इन वैल्यूज के आधार पे अगर मैं नया रेशियो निकालूंगा तो वो 3:1 आना शुरू हो जाएगा। आप भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। यानी कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से ये कहना कि मेरा करंट रेशियो इंक्रीज हो गया है, इतनी बात तो बिल्कुल ट्रू है, यानी इतनी बात तो बिल्कुल सच है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन की वजह से अब मेरे नए करंट एसेट्स 1,50,000 हो जाएंगे और मेरी नई करंट लायबिलिटीज सिर्फ 50,000 रह जाएगी, और जिसके हिसाब से मेरा नया करंट रेशियो 3:1 आ जाएगा, जो पहले के मुकाबले ज्यादा हो गया। अब इस बात का वो रीजन दे रहा है, रीजन पढ़ते हैं। रीजन, करंट एसेट्स विल डिक्रीज एंड देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन करंट लायबिलिटी। ये क्या कह रहा है? कह रहा है करंट लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं, गलत कह रहा है, क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शन के हिसाब से हमारा एनालिसिस ये बोल रहा था कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों कम होंगे, तो वो तो सही है। तो उसने कैसे लिख दिया कि करंट लायबिलिटी पे नो इम्पैक्ट पड़ेगा? तो वो स्टेटमेंट तो फॉल्स है। तो एसर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो हमारा सही आंसर बन गया ऑप्शन सी। चलो बढ़िया क्वेश्चन। एक और मजेदार क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। 23, असर्शन कह रहा है करंट रेशियो इज कंप्यूटेड टू एसेस द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। सही। तो हमने शुरू में पढ़ा भी था कॉन्सेप्चुअल रिवीजन में कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए हम लिक्विडिटी रेशियोज का इस्तेमाल करते हैं, तो करंट रेशियो उसी का भाग है। तो ये बात तो ठीक हो गई। अब वो इसका रीजन दे रहा है, कह रहा है बिकॉज करंट रेशियो एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। कह रहा है करंट रेशियो जो है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का रिश्ता बताता है। तो कितना अटपटा लग रहा है बोलते समय ही, क्योंकि करंट रेशियो तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का रिश्ता बताता है, यानी कि फिर से उसने रीजन जो दे रखा है वो हमें गलत दे रखा है। तो असर्शन इज ट्रू लेकिन रीजन इज फॉल्स। तो सही ऑप्शन बन गया ऑप्शन सी। कहानी क्लियर? चलो उसके बाद 24, सर ये हम होमवर्क में खुद करना चाहते हैं। चलो ठीक है। और 25, सर ये भी हम होमवर्क में खुद करना चाहते हैं। चलो ठीक है। 26 तो मैं करा दूं? हाँ हाँ सर ये करा दो। चलो 26 करते हैं। द डेट टू इक्विटी विल इंक्रीज। कह रहा है डेट इक्विटी रेशियो जो है वो इंक्रीज होगा एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, जब हम शेयर्स को इशू करते हैं।
कैश में। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यूमरेटर में डेट और डिनोमिनेटर में शेयर होल्डर्स फंड। तो ऐसी कुछ भी लिख रहा हूं, मान लेते हैं न्यूमरेटर में है 10 लाख और डिनोमिनेटर में है 5 लाख और हमारा रेशियो मान लेते आ रहा है 2:1। ऐसी कुछ भी कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। अब जब हम नए इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं फॉर कैश, है ना, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कैश, तो इसका मतलब होता है कि हमारा शेयर होल्डर्स फंड जो है वो बढ़ेगा एक तो, क्योंकि शेयर्स इशू हुए, और हमने कैश में इशू करे तो हमारा कैश भी बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं हमने 5 लाख रुपए के शेयर्स इशू करे थे, तो 5 लाख रुपए से हमारा शेयर होल्डर फंड बढ़ गया और 5 लाख रुपए से हमारे कैश बढ़ गया या करंट एसेट बढ़ गया। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से जब आपका शेयर होल्डर फंड 5 लाख रुपए से और बढ़ जाएगा, तो अब मैं शेयर होल्डर फंड की लाल वाली फिगर हटा के, यानी 5 लाख रुपए तो वो पहले था, अब 5 लाख से और बढ़ने के बाद अब तो वो 10 लाख हो जाएगा, और कैश बढ़ने से तो करंट एसेट पे प्रभाव पड़ना है, तो उसका तो यहाँ पे कोई इंपैक्ट आना नहीं। तो शेयर्स इशू करने से अब अगर मैं नया आंसर निकालता हूं रेशो का, तो जो पहले 2:1 आ रहा था वो अब आएगा 1:1, क्योंकि ऊपर भी 10 लाख नीचे भी 10 लाख। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से तो रेशियो में गिरावट आ रही है, और उसने लिखा था डेट इक्विटी रेशियो विल इंक्रीज। कह रहा है डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीज करेगा जब हम शेयर्स इशू करते हैं। तो उसने तो साहब एसर्शन में ही जो बात लिखी है वो ही गलत दे रखी है। तो अगर एसर्शन ही गलत हो गया तो फिर तो आपके मजे आ गए, क्योंकि आपका सही ऑप्शन क्या बन गया, ऑप्शन डी। चलो उसके बाद जी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस। 27 में कह रहा है असर्शन पढ़ो, द लिक्विड रेशियो रिवील्स द स्ट्रेंथ ऑफ लिक्विडिटी ऑफ अ बिजनेस यूनिट। लिक्विड रेशियो कह रहा है कि वो लिक्विडिटी की स्ट्रेंथ बताता है बिजनेस की। ठीक है, ये बात तो हो गई ट्रू, सही, बिल्कुल यही बताता है, क्योंकि रीजन कह रहा है बिकॉज लगा के पढ़े, बिकॉज द लिक्विड रेशियो इज वन of the various ratios used to measure the ability of a company to meet its लॉन्ग टर्म डेट। कह रहा है लिक्विडिटी रेशियो ये बताता है कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को कैसे पे कर पाएगी। तो सर ये तो बात गलत हो गई, क्योंकि लिक्विडिटी रेशियो भी करंट लायबिलिटीज के हम संदर्भ में निकालते हैं, यानी कि वो लॉन्ग टर्म डेट नहीं बताता, बल्कि वो तो शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज के बारे में बताता है। तो असर्शन तो है ट्रू, लेकिन रीजन है फॉल्स। तो ऑप्शन बन गया सी सही आंसर। चलो 28 होमवर्क में आप करना ट्राई, इसी तरह का है, ठीक है ना। उसके बाद 29 कर लेते हैं डिस्कस, ये मैं करा देता हूँ, 30 आपको होमवर्क में दे दूंगा रीजन एंड असर्शन का। तो 29 में पढ़ते हैं, कह रहा है असर्शन में इफ अ कंपनी हैज ए आइडियल करंट रेशियो, यानी कि एक कंपनी का अभी फिलहाल करंट रेशियो 2:1 है। आइडियल का मतलब क्या है, 2:1 है। तो मान लेते हैं उसके करंट एसेट्स 2 लाख हैं और करंट लायबिलिटी 1 लाख है। फिर वो कह रहा है इट फर्दर परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। फिर से सेम कहानी, कह रहा है इसने गुड्स उधार पे खरीद लिए। तो मान लेते हैं आपने 50,000 रुपए के गुड्स खरीदे, तो आपका स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा 50,000 रुपए से, और आपके क्रेडिटर्स यानी कि करंट लायबिलिटीज वो भी बढ़ जाएंगे 50,000 रुपए से। तो ऐसा होते ही अब आपके नए करंट एसेट्स हो जाएंगे 2.5 लाख रुपए के, और आपकी नई करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी 1.5 लाख रुपए की। और जब आप इन हरे रंग की रिवाइज्ड वैल्यूज के साथ अपना नया करंट रेशियो निकालोगे, तो वो आएगा 1.66:1, है ना, वही जो पहले भी हमने सेम फिगर्स निकाली थी, 2.5 लाख बटे 1.5 लाख। तो उसने भी ये लिखा है करंट रेशियो विल डिक्रीज, तो इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट उसने यहां तक तो भैया ट्रू दिया है। ओके, अब वो इस बात का रीजन दे रहा है, कह रहा है बिकॉज, कह रहा है ऐसा क्यों होगा, बिकॉज, तो रीजन कह रहा है बिकॉज द आइडियल करंट रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2:1। कह रहा है क्योंकि आइडियल करंट रेशियो कंपनी का 2:1 है। तो बताओ बच्चों आंसर। ओ, तो जब आप बिकॉज के बाद आपने रीजन को पढ़ा तो बहुत ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि
ये फैक्ट है कि आइडल करंट रेशियो 2:1 है, बट ये कोई ऊपर हुए हादसे का रीजन नहीं है, वो रीजन की लाइन जो है वो मैच नहीं कर रही। तो हम ये कहेंगे सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन और रीजन के स्टेटमेंट्स तो ट्रू हैं, परंतु रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलो, तो रीजन असर्शन भी खत्म हो गए, कुछ आप होमवर्क में कर लोगे। अब हम फटाफट ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। वेरी सिंपल, इसमें तो आपको मजा आता है, तुक्के मारने होते हैं। तो चलो 31 नंबर 1, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेजर्स द लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। कह रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि हमने फाइनेंशियल लिवरेज कितनी ले रखी है। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब वैसे होता है उधार, एक तरह से ये समझ लो, है ना। तो ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में कह रहा है, बताता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो क्या हो गया आंसर? फॉल्स, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपने पढ़ा है, बल्कि ये तो ये बताता है कि इन्वेंट्री कितनी फास्ट मूव हो रही है। तो पहला तो गलत ही हो गया। सेकंड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग प्रोप्राइटरी रेशियो इज टू मेजर प्रपोर्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फाइनेंस्ड बाय शेयर होल्डर्स फंड। कह रहा है प्रोप्राइटरी रेशियो ये बताता है कि भाई कितना फिक्स्ड एसेट्स जो है वो शेयर होल्डर्स फंड ने फाइनेंस कर रखा है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए आपको फिक्स्ड एसेट्स ही चाहिए। तो प्रोप्राइटरी रेशियो टोटल एसेट्स में से जब बताता है कि कितना फाइनेंस कर रखा है शेयर होल्डर ने, तो एक तरह से यही मतलब हो गया कि वो ये बता रहा है कि कितने फिक्स्ड एसेट्स फाइनेंस कर रखे हैं शेयर होल्डर फंड के पैसों से। तो ये बात बिल्कुल सही हो गई। उसके बाद सी, इन डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो डेट इंक्लूड्स ओनली लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो ये बात तो बच्चों बिल्कुल ही सही है, क्योंकि डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी, हमने स्टार्टिंग में सीखा था, और इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग आती है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है ना, क्योंकि यही नॉन करंट लायबिलिटीज का भाग होते हैं। तो बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद डी, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो आर पार्ट ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो। तो सर ट्रू नहीं है, क्योंकि करंट रेशियो और क्विक रेशियो तो लिक्विडिटी रेशियो का भाग होते हैं। तो ये तो सब बच्चों को पता ही है। और उसके बाद ई, accounting ratio is a mathematical expression of relationship between two or more group of items in financial statements। तो कह रहा है अकाउंटिंग रेशियो जो है वो रिश्ता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दो या दो से ज्यादा अकाउंटिंग ग्रुप्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम्स का या उनके ग्रुप ऑफ आइटम्स का। तो जी ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अकाउंटिंग रेशियो हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करा था, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही है जिसमें आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिखाते हो और उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद लास्ट, बस फिनिश, फिल इन द ब्लैंक्स है 5, फटाफट जल्दी जल्दी फास्ट। नंबर 1 ए, डैश एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स आर नॉट कंसिडर्ड इन कंप्यूटिंग करंट रेशियो। स्टार्टिंग में पहले ही बता दिया था हमने कि इन्वेंट्रीज में दो ऐसी चीजें हैं जो हम करंट रेशियो को लेने के टाइम पर कंसिडर नहीं करते। एक तो थे स्टोर्स और स्पेयर्स, और दूसरे कौन से थे? लूज टूल्स। तो लूज टूल्स और स्टोर और स्पेयर को हम कंसिडर नहीं करते। बी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू, जब हम करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? वर्किंग कैपिटल। तो ये मैं जानता हूं कि सभी बच्चों को पता है। उसके बाद सी, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस इज असेस्ड थ्रू, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी के बारे में अगर पता लगाना हो तो हम लिक्विडिटी रेशियो नहीं करेंगे, वो तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए है। उसके बाद सॉल्वेंसी रेशियो वो हम नहीं करेंगे, वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम नहीं करेंगे, वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बताने के लिए है। सॉरी, प्रॉफिटेबिलिटी एक्टिविटी रेशियो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो बिजनेस की एक्टिविटी बताने के लिए है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी कि प्रॉफिट बताने के लिए जो है वही तो एक तरह से अर्निंग कैपेसिटी बताने के लिए है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। उसके बाद डी, सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस इज असेस्ड थ्रू। तो सिंपल हो गया आंसर, सॉल्वेंसी बतानी हो बिजनेस की तो उसके लिए स्पेसिफिक हमारे पास कौन से रेशियो हैं? सॉल्वेंसी रेशियो। वेरी सिंपल।
और लास्ट पढ़ के बताना है कि ये कौन सा रेशियो है। रेशियो एस्टैब्लिशेस द नंबर ऑफ टाइम्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन ट्रेड रिसीवेबल्स इज टर्न्ड ओवर इन अ ईयर इन रिलेशन टू आरएफओ। आरएफओ के संदर्भ में कह रहा है कि जो पैसा आपने ट्रेड रिसीवेबल में इन्वेस्ट करा है वो कितने टाइम टर्न अराउंड हो रहा है, मतलब आपको कितनी जल्दी अपने ट्रेड रिसीवेबल से पैसा रिसीव हो रहा है। तो मैं जानता हूं काफी बच्चों को पता है आंसर और उन्होंने यही भेजा होगा या सोचा होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। बिल्कुल सही, क्योंकि इसी में ये ऐसी बातों का प्रयोग किया जाता है जो हमने कॉन्सेप्ट में भी रिवाइज करा था। चलो तो डन फॉर द डे बच्चों। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो आज का रिवीजन और कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन आपका जरूर हुआ हो इस सेशन के बाद। और आप अपने लेवल पर भी लेकिन रिवीजन जरूर करना, फॉर्मूलों का, चीजों का, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो एज यूजुअल करते रहना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन में।